हाय एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के AIPMT 2015 तक के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे के सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब बिल्कुल आपकी नीट की तैयारी को मेरे साथ बेहतर बनाने की कोशिश करिए और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते जाइए। नीट फेज 1 2016 से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन है, अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire in the two cases. The ratio of EMFs is, ठीक मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पोटेंशियोमीटर की मदद से हम कई सारे काम कर सकते हैं। एक पोटेंशियोमीटर का कई सारा एप्लीकेशन होता है, जिसमें एक एप्लीकेशन होता है कि आप पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी भी सेल के EMF का मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर आप दो सेल्स के EMF को कंपेयर भी कर सकते हैं। आप अगर मान लिया जाए आपके पास दो अलग अलग सेल्स हैं, तब डेफिनेटली आप पोटेंशियोमीटर की मदद से उन दोनों की EMF को कंपेयर कर सकते हैं, मीन्स उनके रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसी पे बेस्ड ये हमारा सवाल है। तो पोटेंशियोमीटर में होता क्या है कि एक वायर होती है और उस वायर के अलोंग हम एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं। तो वायर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। एक बार मैं फिर से कह दूं, आपने पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम वायर की लेंथ से डिवाइड कर दें, तब मिलने वाली क्वांटिटी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एक पोटेंशियोमीटर के लिए जब तक आप सेल की वैल्यू, सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू या फिर EMF की वैल्यू ना बदलें, या फिर आप वायर की लेंथ को ना बदलें, मीन्स अगर आप पोटेंशियोमीटर में कोई बदलाव ना करें, तो किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट एक कांस्टेंट होता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अनलेस कि आप किसी पोटेंशियोमीटर में बदलाव कर रहे हैं, अगर आप बदलाव नहीं करते तो किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए जो ग्रेडियंट की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होती है। और यहां पर मैं फिलहाल पोटेंशियल ग्रेडियंट को अल्फा मान लेता हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को मैं मान के चलता हूं अल्फा, जो कि एक कांस्टेंट है। और ये होता क्या है, ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन लेंथ, और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को ही हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब फर्स्ट केस में क्या किया गया था कि हमारे पास जो दो सेल्स थी, उसमें पहले सेल के EMF को मैं E1 मान लेता हूं, दूसरे सेल के EMF को मैं E2 मान लेता हूं। तो शुरुआत में क्या किया गया था कि शुरुआत में दोनों सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब हमने करेक्ट ऑर्डर में दोनों सेल्स को कनेक्ट किया होगा। मतलब एक सेल की नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल की पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुई होगी, मतलब ये वाला केस रहा होगा। मतलब करेक्ट ऑर्डर में हमने सेल लगाया होगा। तो करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे तो जो नेट EMF की वैल्यू होगी, इट विल बिकम E1 प्लस E2, है ना। दोनों की पोटेंशियल ऐड हो जाएंगी। सेकेंड केस में क्या किया, उन दोनों की EMF का जो पोलैरिटी था वो अपोजिट था। मतलब एक की नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट किया गया है। तब इस केस में हमारी EMF की नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2। देन अब होता क्या है कि हम उस पोटेंशियोमीटर वायर में एक न्यूट्रल पॉइंट को सर्च करते हैं, जिस न्यूट्रल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग में ये जो हमारे पॉइंट की यहां पर बात की जा रही है, फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर। तो जो हमारी पोटेंशियोमीटर की जो वायर होती है, उसके पॉजिटिव एंड से लेकर के न्यूट्रल पॉइंट तक की जो दूरी होती है, उस लेंथ में हम क्या करते हैं, हमारे सेल के EMF को इक्वेट करते हैं। मतलब जो मेरी पोटेंशियोमीटर वायर का जो पॉजिटिव एंड है, वहां से लेकर के वायर में रहने वाला न्यूट्रल पॉइंट जो लेंथ होता है, उस लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो वायर में आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो हमारी सेल के EMF के बराबर होती है, जिसकी EMF हमें कंपेयर या फिर मेजर करना होता है ना। तो नाउ फर्स्ट केस में जो लेंथ आई थी वो कितनी आई थी, 50 सेंटीमीटर। सेकेंड केस में आई थी 10 सेंटीमीटर। मतलब E1 प्लस E2 की जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी उस पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ 50 सेंटीमीटर में जा करके क्या हो पा रही, इक्वेट हो पा रही है। मतलब वायर के 50 सेंटीमीटर के लेंथ में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू E1 प्लस E2 रही होगी। एंड वायर के 10 सेंटीमीटर के लेंथ में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस E2 के इक्वल रहा होगा। तो ये मेरा अल्फा क्या है यहाँ पर,
अल्फा मेरा है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट सेंटीमीटर में और यूनिट लेंथ में जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आया वो अल्फा है। तो 50 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो इंटू 50 है ना। अगर 1 सेंटीमीटर में अल्फा है तो 2 सेंटीमीटर में इंटू 2 करोगे, 3 सेंटीमीटर में इंटू 3 करेंगे तो 50 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, इंटू 50। मतलब मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि E1 प्लस E2 की जो वैल्यू है इट हैज टू बी 50 इंटू अल्फा, एंड सिमिलरली E1 माइनस E2 की वैल्यू हैज टू बी 10 इंटू अल्फा। और ये बिल्कुल आप लिख सकते हैं, यहां तक तो लिखना बहुत आसान था। अब क्या कहता है, हमको उनका रेशियो बताना है। तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन भी हैं, सॉल्व करके मैं E1 E2 निकाल लेता हूं। E1 E2 निकालने के बाद मैं रेशियो ले लूंगा। तो क्या करूं मैं, यहां पर मैं दोनों इक्वेशंस को चलो ऐड कर देता हूं। ऐड करने से क्या होगा, प्लस E2 माइनस E2 कैंसिल हो जाएंगे, E1 प्लस E1 विल बिकम, अच्छा यहां पर हमें रेशियो निकालना है ना, तो एक काम करते हैं हमको, ठीक है आप वैसे भी कर सकते थे या डायरेक्टली आप डिवाइड कर दीजिए तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। अब डायरेक्टली क्योंकि मुझे रेशियो ही निकालना है तो मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं। तो मुझको एलएचएस में क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 प्लस E2 मिलेगा। आप चाहते तो ऐड करके प्लस E2 माइनस E2 कैंसिल करके भी E1 निकाल सकते हैं। E1 आपको अल्फा के टर्म्स में मिलेगा, फिर आप E2 निकालना, अगेन वो अल्फा के टर्म्स में ही आएगा, फिर आप E1 बाई E2 कर सकते हैं, तब भी आपको वही आंसर मिलेगा जो अभी मिलने वाला है। तो वरी होने की जरूरत नहीं है, आप मैथमेटिकली किसी भी तरह से अप्रोच करें, अगर आप कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है तो आपको आंसर एक्जेक्टली सेम मिलेगा जो मिलना चाहिए। खैर मैं यहाँ डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर अल्फा अल्फा आपस में कैंसिल हो गए, 50 बाई 10 की वैल्यू हो जाएगी 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो E1 प्लस E2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर ये माइनस आएगा ना, ये माइनस आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा माइनस, दिस इज माइनस, तो ये माइनस है। तो नाउ अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 5E1 माइनस 5E2 हो जाएगा, बस आंसर आने वाला है, इंप्लाइज दैट। अब इस माइनस 5E2 को एलएचएस में ले लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, प्लस 5E2 होकर के 6E2 हो जाएगा, और ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा E1, और 5E1 माइनस E1 विल बिकम 4E1। तो मुझे 4E1 की वैल्यू 6E2 मिल रही है ना, मुझे 4E1 की वैल्यू 6E2 मिल रही है। तो E1 बाई E2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 6 बाई 4। तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू आ रही है 6 बाई 4, दैट इक्वल्स टू 3:2। और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर 3:2 पे टिक करूंगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट फेज 1 2016 से बिलोंग कर रहा है, एंड क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन फिगर इज। तो यहाँ पर हमें एक सर्किट का एक हिस्सा दिया हुआ है और हमको ये बताना है कि पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं समझा रहा हूँ आपको, एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक सवाल के दौरान किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को काफ़ी डिटेल में समझाया। मैंने कहा कि अगर किसी सर्किट का एक क्लोज लूप है तो उस क्लोज लूप में रहने वाले सभी के सभी एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन सभी पोटेंशियल डिफरेंस का जो समेशन होगा, जो एल्जेब्रिक सम होगा, वो होता है 0। द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इन अ क्लोज लूप ऑलवेज इक्वल्स टू 0, और इसे हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के दौरान हम एक साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं। हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ही पोटेंशियल डिफरेंस के साइन को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लिया करते हैं, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की। तो साइन कन्वेंशन को एक बार मैं वापस से आपको समझा रहा हूँ। साइन कन्वेंशन में मैंने ये कहा था कि जैसे मान लिया जाए एक क्लोज लूप है, तो उस क्लोज लूप के अलोंग आप किसी एक पॉइंट से शुरुआत करेंगे, या तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में या फिर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आप मूव करेंगे, और मूव करने के दौरान आप सारे एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते जाएंगे, एंड अल्टीमेटली जितने भी एलिमेंट आपको मिलेंगे उन सबके अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो होता है 0। ये हमारी बातें हैं। तो अगर आपका सेंस ऑफ मूवमेंट के अलोंग ही अगर किसी रजिस्टर में करंट फ्लो हो रही है, मान लिया जाए आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में मूव कर रहे हो, है ना, आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में सभी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जा रहे हो, और अगर मान लो आपको मिला एक रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट भी अगर उसी सेंस में है, इस सेंस में आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो, तो रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव। और अगर आपके सेंस ऑफ मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लो करंट का फ्लो है, तो आप रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को लेंगे नेगेटिव। अब अगर मान लेते मूव करने के दौरान आपको मिली एक सेल, तो अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपको पहले अगर सेल की पॉजिटिव टर्मिनल मिली और बाद में नेगेटिव मिलती है,
तब आप सेल के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हैं पॉजिटिव, और अगर आपको नेगेटिव टर्मिनल पहले मिले और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में मिले तब हम पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हैं नेगेटिव। सिमिलरली कैपेसिटर के लिए भी हम डिफाइन करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो अगर आप कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना नेगेटिव। तो ये मेरा साइन कन्वेंशन था जिसको आपको फॉलो करना है। तो अब देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम मूव करते हैं क्लोज लूप के अलोंग, एंड क्लोज लूप के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के सम की वैल्यू होती है 0। बट अब सेम कॉन्सेप्ट को एक सर्किट के किसी एक पॉइंट से लेकर के किसी अदर पॉइंट तक भी आप कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सकते हैं। बट इन दैट केस हमारा जो RHS होगा उसको हम 0 पुट नहीं करेंगे, मतलब हम एल्जेब्रिक सम को 0 नहीं लेंगे। हम सेम साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए हमको सर्किट के जिस पॉइंट से लेकर के जिस पॉइंट तक की पोटेंशियल डिफरेंस की जानकारी पूछी गई है, हम उन दो पॉइंट्स के बीच में रहने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते जाएंगे और सम कर देंगे। तो वैल्यू जो भी आ जाएगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर 0 कब होता है? क्लोज लूप के केस में हमारे समेशन की वैल्यू होती है 0। बट अगर आप सर्किट के क्लोज लूप के अलग मूव ना करके किसी एक पॉइंट से लेकर के किसी अदर पॉइंट तक मूव कर रहे हो, तब जो भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे उन सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना कितना कितना है, सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। बट आपका साइन कन्वेंशन वही होगा जो हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में फॉलो करते हैं। तो हमको यहाँ पर पॉइंट ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, तो मैं पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी की तरफ जाऊंगा और देखते हैं कि हम जितने भी एलिमेंट्स पाएंगे इस पाथ ए से बी के अलॉन्ग मूव करने के दौरान जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे, सम करेंगे और देखेंगे क्या आंसर मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी की तरफ। तो जाने के दौरान मैं जा रहा हूं राइट की तरफ और इस 2 ओम रजिस्टर में फ्लो होने वाली करंट भी है राइट की तरफ। तो सेंस ऑफ मूवमेंट मेरा एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट सेम होने के कारण इसके अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव, एंड रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हम ओम्स लॉ से फाइंड आउट करते हैं जो है V = IR। तो इसलिए इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? 2 × 2 4, तो +4 हो गया क्योंकि करंट एंड मेरी मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब मुझको मिलेगी नेक्स्ट हमारी सेल। तो क्योंकि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आर और नेगेटिव बाद में, तो सेल के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा +3। नाउ अब मुझे अगेन मिला एक रजिस्टर, लेकिन इस रजिस्टर में भी तो सेम करंट फ्लो हो रही होगी हमारी 2 एम्पियर की। तो सेम करंट 2 एम्पियर की इसमें भी फ्लो हो रही है, और क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ राइट की तरफ और करंट भी जा रही है राइट की तरफ, इसके अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2 वोल्ट। और यही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी होना चाहिए। तो मैंने ए से लेकर के बी तक की मूवमेंट कंप्लीट की, जो आंसर आ जाएगा वही करेक्ट आंसर है। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 9 वोल्ट विथ पॉजिटिव साइन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट फेज 1 2016 से बिलोंग कर रहा है, एंड क्वेश्चन है अ फिलामेंट बल्ब 50 watt and 100 volt is to be used in a 230 volt main supply. When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is, again voltage division फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है और काफी इजीली कर सकते हैं। मे भी आपको तुरंत स्ट्राइक ना करे बट आसान है क्वेश्चन, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए एक बल्ब है और उस बल्ब का जो रेटेड पावर कितना है 500 वॉट है, और उसकी जो रेटेड वोल्टेज की वैल्यू है इट इज 100 वोल्ट, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। लेकिन इस बल्ब के अक्रॉस हमने कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया? 230 वोल्ट किया। जो मेरा बल्ब है उस बल्ब के रेटेड वोल्टेज की वैल्यू है 100 वोल्ट। मतलब क्या है इसका कि उसके अक्रॉस मैक्सिमम हम 100 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जो पावर सप्लाई है, जिस सोर्स के थ्रू हम पावर सप्लाई कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस तो 230 वोल्ट है, जो कि 100 से काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अगर 100 वोल्ट वाले बल्ब को अगर आप 230 वोल्ट का पावर सप्लाई दे देंगे या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अप्लाई कर देंगे, तब डेफिनेटली मेरा बल्ब खराब हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या? हम क्या करेंगे, इस बल्ब के साथ सीरीज में एक रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे। उससे होगा ये कि ये जो 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बल्ब एंड इस रजिस्टर के अक्रॉस बटेगा, और कुछ इस तरह से बटेगा कि मेरे बल्ब को पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट ही मिल जाए और बाकी जो 130 वोल्ट है वो हमारे इस रजिस्टर आर को मिल जाए, है ना। और क्योंकि मेरे बल्ब को अब 100 वोल्ट मिल चुका है, तो ये जो पावर हमें डिलीवरी करके देगा
वो डेफिनेटली 500 वॉट का दे देगा हमें, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मेरा बल्ब है ना। इसके साथ मैं सीरीज में एक रजिस्टर को लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक 230 वोल्ट का पावर सप्लाई कर दिया। अब क्योंकि 230 वोल्ट का मेरा पावर सप्लाई, बट मेरे बल्ब का रेटेड वोल्टेज 100 था, और क्योंकि इसने पावर डिलीवरी भी 500 वोल्ट की है, मतलब इस 230 से इसको मिलेगा कितना, 100 वोल्ट मिलेगा। तो बचा हुआ जो 130 वोल्ट होगा वो डेफिनेटली हमारे इस रजिस्टर आर को मिल जाएगा। मैंने आपको कई बार कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अप्लाइड वोल्टेज को डिवाइड करते हैं सच दैट उनके अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है। ये बात हमको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। तो ना मुझे क्या बताना है, मुझे इस आर की वैल्यू बतानी है। व्हेन अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज इट वर्क्स परफेक्टली, द वैल्यू ऑफ आर इज, ठीक, मुझे आर की वैल्यू बतानी है। तो वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला अगर आप यूज कर पाएंगे तो बात बन जाएगी, बट उसके लिए आपको बल्ब के रेजिस्टेंस की जानकारी होनी चाहिए, और इसके रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं आर डैश। तो अगर मैं आर डैश की वैल्यू निकाल लूं तो ये आंसर को मैं चुटकी बजा के सॉल्व कर सकता हूं। तो आर डैश निकालेंगे कैसे, तो याद करिए पावर निकालने का फॉर्मूला क्या क्या जानते हैं हम। पावर निकालने का फॉर्मूला एक होता है वी स्क्वायर बाई आर, हाँ कि नहीं, आई स्क्वायर आर भी होता है, वी आई भी होता है, और मुझे रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, एंड बल्ब के लिए मैं रेजिस्टेंस को आर डैश मान रहा हूं। और क्योंकि मुझे बल्ब का पावर मालूम है, बल्ब का रेटेड वोल्टेज भी मालूम है, और उस रेटेड वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग का रेटेड पावर मालूम है, तो डेफिनेटली मैं इस फॉर्मूले की मदद से बल्ब के रेजिस्टेंस को निकाल सकता हूं। तब उस हिसाब से आर डैश की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई पी। तो वी की वैल्यू हमारी 100 है, तो 100 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय पी की जगह में लिख दूंगा 500 वॉट, है ना, और 500 आ जाएगा। दिस इज 10,000 अपॉन 500 करूंगा तो मुझे मिलेगा 20 ओम, और इससे मुझको बल्ब के रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। तो नाउ अब आप वोल्टेज डिवीजन के फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। तो हम जानते हैं V1 की वैल्यू होती है कितनी, इट इज R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी। एंड अगर आप V2 लिखना चाहते हैं तो V2 की वैल्यू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी होगी। या तो आप V1 के फॉर्मूले से या तो फिर आप V2 के फॉर्मूले से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ना V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू हमारी कितनी 100 विल बी इक्वल टू R1 मेरे बल्ब का ही रेजिस्टेंस होगा जो कि इस केस में R डैश है, तो यहाँ पर मैं 20 पुट कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 20 प्लस R2 की जगह में R एंड V की जगह में कितना लिख दूंगा 230। तो 1 0 1 0 ये कैंसिल हो गए, 1 0 1 0 ये भी कैंसिल हो गए। तो मैं काम करता हूँ यहाँ 1 बचा, 20 प्लस R को मैं LHS की तरफ लेकर के आता हूँ, मुझे मिलेगा 20 प्लस R इक्वल टू 2 इंटू 23 बिकम्स 46। तो फाइनली R की वैल्यू निकल जाएगी 46 माइनस 20 दैट इक्वल्स टू 26 ओम, और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। तो मैं आंसर 26 ओम को टिक करूंगा, तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 से बिलोंग कर रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, और इस तरह का सवाल पहले भी नीट में आया हुआ है, और इस तरह के सवाल को आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर भी एक बार सुनेगा ध्यान से, अगर आपसे नहीं बनता है तो। हम जानते हैं कि किसी भी वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो इंटू एल बाई ए, जहाँ रो वायर की रेजिस्टिविटी होगी, एल वायर की लेंथ होती है, एंड ए वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये फॉर्मूले से अगर आप जज करें तो आप बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगी इफ रो एंड ए आर कांस्टेंट। अगर आप किसी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बिना बदलते हुए एंड रेजिस्टिविटी को बिना बदलते हुए अगर लेंथ को डबल कर दें तब डेफिनेटली आपकी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, लेंथ को ट्रिपल कर दें तो आपकी रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया कि जो हमारी वायर थी उसको मेल्ट करके वापस से बनाया गया, और अब जो बनाया गया उसकी लेंथ पहले की तुलना में n टाइम्स है। तो आप मुझको एक बात बताएंगे, क्या यहाँ पर जो मेरी इनिशियल वायर थी उसके अमाउंट में या फिर वॉल्यूम में हमने कोई बदलाव किया क्या? नहीं किया, वही वायर थी, मेल्ट किया और वापस से उसको रिकास्ट किया गया। तो क्योंकि यहाँ पर आपने पहले की तुलना में बाद में एक अलग लेंथ की वायर बनाई है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है लेटेस्ट से, है ना। तो क्योंकि आपने अब मान लेते एक बड़ी वायर बनाई है,
तो लंबी वायर बनाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा कि नहीं, ऑब्वियस बात है। तो क्योंकि इस गिवन केस के लिए मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर जाएगा बाद में, मैं इस कंडीशन को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता, और इसीलिए आप लोग एक्साइटमेंट में एन आर पुट मत कर देना। ये ऑप्शन 4 है बेसिकली, है ना, ये हमारा ऑप्शन 4 है, और आप ऑप्शन 4 को टिक मत मार देना। रीजन क्या है? क्योंकि ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये तब होता जब आपके वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई बदलाव नहीं आता, बट यहाँ पर वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बदलाव आया है, तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, हम यहाँ पर ये जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ वायर है, जो हमारे वायर का जो अमाउंट है, जो हमारे एलिमेंट का अमाउंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं, मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन करते हुए मुझे देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस अब लेंथ के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगी। तो क्योंकि लेंथ को लेकर के जानकारी है और एरिया को लेकर कोई जानकारी फिलहाल नहीं है, तो हम एरिया को यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहेंगे, और एरिया को एलिमिनेट करने के लिए मैं काम करता हूँ, L बाई एल मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उससे होगा ये कि रो तो रहेगा अपनी जगह पर, L इंटू एल एल स्क्वायर हो जाएगा, एंड एरिया इंटू लेंथ हो जाएगी वॉल्यूम। प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ हमेशा वॉल्यूम देता है। और अब क्योंकि मेरे वायर की रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं किया और वॉल्यूम में भी कोई बदलाव नहीं है, तो मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू एल स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि आपने लेंथ पहले की तुलना में n टाइम्स की है, तो जो मेरी रेजिस्टेंस होगी वो n स्क्वायर टाइम्स एनहेंस करेगी, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 एकदम परफेक्ट आंसर होगा। ठीक, आपको समझ लेना होगा, या फिर आप रेशियो निकाल कर भी देखेंगे तो आपको n स्क्वायर आर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 से बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन है अ पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व्स। ऑप्शंस हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट्स, सेल, a condition of no current flow through the galvanometer, a condition of cells, galvanometer and resistances. Option 3 without a doubt is the correct answer. एक्चुअली पोटेंशियोमीटर एक आइडियल डिवाइस है। आइडियल मतलब अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट पोटेंशियोमीटर की मदद से करते हैं, तब उस दौरान आपको मिलने वाली क्वांटिटी की वैल्यू एकदम एक्यूरेट होती है, यहाँ पर किसी भी तरह का एरर नहीं आता। ऐसा इसलिए कि इस केस में पोटेंशियोमीटर एंड जो मेरा एक्सटर्नल सर्किट है, जिसके अक्रॉस मान लो मुझको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो किसी एलिमेंट के अक्रॉस, या फिर किसी एक्सटर्नल सेल की मुझको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी हो, या फिर किसी एक्सटर्नल सेल की मुझको ईएमएफ की वैल्यू निकालनी हो, तब इस दौरान पोटेंशियोमीटर एंड एक्सटर्नल सर्किट के बीच में किसी भी तरह का पावर सप्लाई एक्सचेंज नहीं होता, किसी भी तरह का करंट एक्सचेंज नहीं होता। न तो करंट की वैल्यू किसी तरह से पोटेंशियोमीटर से एक्सटर्नल सर्किट की तरफ फ्लो होती है, न एक्सटर्नल सर्किट से किसी भी तरह का करंट का फ्लो पोटेंशियोमीटर की तरफ होती है। यहाँ पर दोनों सर्किट्स इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रही होती हैं, और इसी कारण से यहाँ पर जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मिलने वाली क्वांटिटी एकदम एक्यूरेट, एकदम सही, एकदम परफेक्ट वैल्यू आती है। और इसलिए यहाँ पर क्योंकि हम पोटेंशियोमीटर को एक्सटर्नल सर्किट के साथ एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को देख करके समझ में आता है कि यहाँ पर कोई करंट का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह की करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इससे मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रही, और गैल्वेनोमीटर कहाँ पर कनेक्टेड है, पोटेंशियोमीटर एंड एक्सटर्नल सर्किट के बीच में कनेक्टेड होता है वो, मतलब गैल्वेनोमीटर एक ब्रिज की तरह काम करती है, जो एक्सटर्नल सर्किट एंड पोटेंशियोमीटर के बीच में करंट एक्सचेंज करने का काम कर सकती है। तो अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, मतलब यहाँ पर दोनों सर्किट्स के बीच में किसी भी तरह का करंट एक्सचेंज नहीं हो रहा, और यही कारण है कि यहाँ पर मिलने वाली वैल्यू एकदम परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट मिलती है। तो कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से है, एंड क्वेश्चन है अ सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू r each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance capital R. The current drawn is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery. Then the current drawn from the battery becomes 10I. The value of n each. ठीक, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आसान से एकदम इजीली निकाला जा सकता है। मैंने आपको ये बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी होंगे सीरीज में। तो क्योंकि यहाँ पर हमने n रेजिस्टर्स को, जिनकी सबकी रेजिस्टेंस इक्वल है, और कितनी है हमारी कैपिटल R है, तो अगर
आर वैल्यू वाली एन रजिस्टर्स को अगर आप सीरीज में लगा देंगे तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर आप कितने टाइम्स करेंगे, एन टाइम्स करेंगे, और इस केस में जो मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी इट विल बिकम एन आर। यस और नो? अब फर्स्ट केस के लिए मेरे सारे रजिस्टर्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई एन आर, और इसको कनेक्ट किया गया एक सेल के साथ जिस सेल के ईएमएफ की वैल्यू ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आ रही है, और इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जो करंट फ्लो हुई वो आई हुई। तो बताओ आई की वैल्यू क्या होगी? तो ओम्स लॉ लगा लो। तो इस पूरी सर्किट के अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं इट विल बी एन आर प्लस आर। एन आर मेरे एन रजिस्टर्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, बट सेल के साथ कनेक्ट होने के बाद सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी एन आर प्लस आर, और इसके लिए हमने ईएमएफ मेंटेन किया है ई, और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को हम करंट कहते हैं। तो ये मेरी करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए, और इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब सेकेंड केस में उतने ही रजिस्टर्स को हमने लगा दिया पैरेलल में। तो अब अगर इक्वल वैल्यूज वाले एन रजिस्टर्स को अगर आप पैरेलल में लगाओगे तब आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन एन। हाँ कि नहीं? मैंने आपको ये बात भी शॉर्टकट याद रखने के लिए कहा था, और मैंने बोला भी था कि इस शॉर्टकट को हम आगे जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई आर इक्विवेलेंट होता है 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री प्लस 1 बाई आर फोर। तो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर सारे इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। इससे आपको मिलेगा एन बाई आर। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज एन बाई आर, तो रेसिप्रोकल कर दूंगा तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आर बाई एन। तो सेकेंड केस के लिए मेरी सर्किट के रजिस्टर्स जो कनेक्टेड हैं उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी आर बाई एन, और इसको हमने सेम सेल के साथ कनेक्ट किया है जिसके ईएमएफ की वैल्यू हमें गिवन है ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है आर। तो अब इस पर्टिकुलर केस में जो करंट की वैल्यू थी वो हमें बताई गई है कि वो करंट हो गया 10 आई। तो यहां पर मैं इस सर्किट के लिए लिख सकता हूं 10 आई इक्वल टू ईएमएफ की वैल्यू अभी भी ई है, बट अब आपका आर बाई एन और ये आर दोनों सीरीज में आएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बिकम आर बाई एन प्लस आर, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। तो मुझको बताना है कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं, अननोन भी दो हैं, सॉल्व करते हैं आंसर। एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूं। उससे होगा क्या कि मेरा आई यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, और मैं डेफिनेटली ई को भी एलिमिनेट होता हुआ देख रहा हूं, आर को भी एलिमिनेट होता हुआ देख रहा हूं, एंड फाइनली मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 2 बाई 1 करूंगा तो LHS से डिवाइड करो, देन 10 आई अपॉन आई विल बिकम 10। तो LHS में तो मुझे मिलेगा 10। अब RHS में क्या मिलने वाला है? तो E अपॉन आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 बाई एन प्लस 1 बचेगा, विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन बाई एन डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 का RHS। तो जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे इस नंबर का रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होने के कारण एन आर प्लस आर न्यूमिनेटर में एंड ई डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर मैं आर को कॉमन भी ले लेता हूं तो बचेगा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई। तो यहां पर ई आपस में कैंसिल, आर आपस में कैंसिल हो गए। फाइनली अगर मैं देखूं तो n प्लस 1 एंड 1 प्लस एन ये भी आपस में कैंसिल हो गया, और यहां पर बचा है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में n, और जब ये डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 1 बाई एन का रेसिप्रोकल होकर के n पहुंच जाएगा न्यूमिनेटर में, एंड फाइनली n की वैल्यू मेरी 10 आ रही है। तो मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से है, एंड क्वेश्चन है अ बैटरी कंसिस्ट्स ऑफ अ वेरिएबल नंबर n of identical cells having internal resistance small r each, which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graph shows the correct relationship between I and n? ठीक, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं एक बात आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जिस तरह से मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस है, एग्जैक्टली सेम वे में किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ का इंपॉर्टेंस होता है। हमारे सिलेबस में एक आर्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का भी है ना, एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं जहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की आर्टिकल की जानकारी नहीं भी है तब भी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर करंट लॉ की मदद से दे सकते हैं। मतलब आसान होता है, आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को किसी भी सर्किट के लिए अप्लाई करके आपको जो भी आंसर चाहिए आप निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। और मुझे लगता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के थ्रू समझाना आपको ये सवाल मेरे लिए आसान होगा और आपके लिए समझना भी आसान होगा। तो अपन उसी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैं। मैं सारे के सारे सेल्स के EMF की वैल्यू को मान लेता हूँ E, और इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा स्मॉल r गिवन है, और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि n मेरा एक वेरिएबल है। तो देखो ये मेरा EMF E हो गया, इंटरनल R हो गया। ना ये सेकेंड सेल है, इसकी भी EMF E, इंटरनल R, क्योंकि सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं ना। एक थर्ड और कनेक्ट कर देता हूँ, और इस वे में हमने कई सारे सेल्स को कनेक्ट किया और इन सभी सेल्स को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब इनको आपस में जोड़ दिया। और इस पाथ में कोई भी अलग से और रजिस्टर नहीं है। हमारे जो लोड का रेजिस्टेंस है यहाँ पर 0 है। शॉर्ट सर्किट करना मतलब बैटरी के टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देना विदाउट अ लोड। इस कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट करना कहते हैं। नाउ अब मान लेते हैं इससे फ्लो होने वाली करंट मेरी I है जो मैं निकालना चाहता हूँ, है ना। तो मैं I की वैल्यू अब लिखना चाहता हूँ। तो आप चाहें तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से बिल्कुल I का एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। और मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। और मैंने एक बात आपको ये भी बोली है कि जो एक प्रैक्टिकल सेल होता है, जो एक रियल सेल होता है, इट कैन बी ट्रीटेड एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडियल सेल ऑफ EMF E एंड अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, जिसे हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब आप एक प्रैक्टिकल सेल को, एक रियल सेल को एक आइडियल सेल एंड एक रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करो, आप इस R और इस बैटरी को आप अलग अलग भी ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब इन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मान लो इस पॉइंट से लगाना चाहता हूँ, और मैं क्लॉकवाइज ऑर्डर में मूव करके वापस से इसी पॉइंट तक पहुंचूंगा ताकि मेरा लूप कंप्लीट हो और सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो जाते गए सबसे पहले हमको यहाँ पर सेल मिलना स्टार्ट होंगी। अच्छा, करंट का मोशन ये जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, और मैं भी मूवमेंट क्लॉकवाइज ही कर रहा हूँ। यहाँ पर करंट को मैंने क्लॉकवाइज इसीलिए लिया क्योंकि करंट का फ्लो जनरली सेल के पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है जब सेल हमारी डिस्चार्ज हो रही होती है। अगर आप डायरेक्शन करंट का अपोजिट लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको करंट की वैल्यू तो सही मिल जाएगी, बट आपको डायरेक्शन के लिए वहां पर माइनस साइन मिलेगा। मतलब आप समझ जाना कि करंट की वैल्यू तो ठीक है, और क्योंकि आपका माइनस साइन आया मतलब आप समझ जाना कि जो डायरेक्शन आपने एज्यूम किया था करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना। तो ये मैथमेटिक्स की खासियत है कि साइन से आपको करंट का सही या फिर गलत डायरेक्शन पता चल जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास टोटल n सेल्स हैं, तो रजिस्टर्स भी कितने होंगे, डेफिनेटली n होंगे, और सबको मैं सीरीज में भी मान सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं सबको सीरीज में मान लूँ तो r प्लस आर प्लस आर प्लस आर n टाइम्स करूंगा तो कितना हो जाएगा, nr हो जाएगा। तो मैं सारे रजिस्टर्स को एक साथ ले लेता हूँ, तो सबकी रेजिस्टेंस हो गई nr, और करंट की वैल्यू उसमें कितनी है, I है। तो IR हमारा हो गया सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। और क्योंकि करंट भी फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज और मेरी मूवमेंट भी क्लॉकवाइज ही है, तो हमारे रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को ले लिया मैंने कितना, पॉजिटिव। अब जब मैं आऊंगा तो देखो पहले नेगेटिव टर्मिनल मिलेगी, बाद में पॉजिटिव मिलेगी। तो अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं तो सेल के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के साइन को मुझे नेगेटिव लेना चाहिए। तो माइनस ई माइनस ई माइनस ई करते जाऊंगा तो कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस एन ई हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली इन सबका जो समेशन हो जाएगा 0, इंप्लाइज दैट I की वैल्यू की अगर मैं बात करूं इट विल बी इक्वल टू NE अपॉन NR। एन आपस में कैंसिल होकर के फाइनली मुझे मिलेगा E बाई आर, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो n पे डिपेंड कर ही नहीं रही। अगर मैं बात करूं करंट की, इट डिपेंड्स ऑन n टू द पावर 0, मीन्स n के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंस नहीं है। मतलब आप सेल की संख्या कोई भी क्यों ना मेंटेन कर लें, आपको मिलने वाली करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और इसीलिए n के बदलने के साथ करंट नहीं बदलनी चाहिए। इसीलिए मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा जो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है भी। करंट की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा नंबर ऑफ सेल्स को बदलने के साथ साथ, और इसीलिए आंसर ऑप्शन 1 है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से है, एंड क्वेश्चन है
अ कार्बन रजिस्टर 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम इज टू बी मार्क्ड with rings of different colors for its identification, the color code sequence will be। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे कार्बन रजिस्टर के ऊपर रहने वाले कलर कोड के ऊपर है। एक्चुअली एक रजिस्टर, एक कार्बन रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 4 अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स यूज की जाती है रजिस्टर के सरफेस में, और हर कलर एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारा रजिस्टर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आपको एक कलर का सीक्वेंस याद होना चाहिए, और सीक्वेंस याद करना डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए जनरली हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को याद करते हैं, और उस सेंटेंस के बेसिस पे हमारे लिए कलर कोड को याद रख पाना आसान होता है। वो सेंटेंस क्या है, मैं लिख रहा हूं, मिस्टर, यहां पर मैं लिखता हूं मिस्टर ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। ये हमारा एक सेंटेंस है जो आपको याद हो जाना चाहिए, आप इस सेंटेंस को याद रख लो। यहां पर मैंने ब्लैक ब्राउन इसलिए याद करने को कहा, जनरली कुछ राइटर्स बी रॉय लिखते हैं, बट देखिए एक बी यहां भी है, एक बी यहां पर भी है, और एक बी यहां पर भी आएगा, तो जनरली हम ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा भी ब्लैक को शो कर रहा है, कौन सा भी ब्राउन को, और कौन सा भी ब्लू को। तो इसीलिए मैंने जनरली क्या सोचा कि बी रॉय याद रखने से अच्छा है कि ब्लैक ब्राउन रॉय याद रखें। तो इसमें मिस्टर को तो छोड़ दीजिए, मिस्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो पहला कलर क्या हो गया मेरा, पहला कलर हो गया मेरा ब्लैक, दूसरा हो जाएगा आपका ब्राउन, थर्ड में जो रॉय है ROY, इन तीनों को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। तो यहां पर R का मतलब होता है रेड, O का मतलब होता है ऑरेंज, Y का मतलब होता है येलो, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में जो G है, G का मतलब हो गया यहां पर ग्रीन, इस ऑफ का O का कोई मतलब नहीं है, यहां पर कोई कलर कोड नहीं है। ग्रेट के G का ग्रीन हो जाएगा, ब्रिटेन के B का हो जाएगा ब्लू, क्योंकि ऑलरेडी आपका ब्लैक ब्राउन यूज हो चुका है, तो बी से आपका ब्लू ही बचता है। हैज ए में कोई नहीं है, वी का वेरी का वी हो जाएगा वायलेट, फिर अभी एक जी फिर से आ गया, तो ये जी का क्या हो जाएगा, ये जी का हो जाएगा ग्रे, एंड इस वाइफ के डब्लू का हो जाएगा व्हाइट। और इस तरह से हम देखेंगे तो टोटल 10 कलर आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर टोटल हमारे कितने कलर्स हो गए, 10 कलर हो गए। अब इसमें जो पहली की जो 2 स्ट्रिप्स होती हैं वो हमारी वैल्यूज बताती हैं, और जो हमारा थर्ड स्ट्रिप होता है वो होता है मल्टीप्लायर का, एंड फोर्थ स्ट्रिप हमारा होता है टॉलरेंस। तो मैं आपको समझाऊंगा, एक बार में आपको समझ में आएगा। तो इसके कलर कोड को लेकर के मैं बता दूं, शुरुआत करेंगे 0 से और एंड करेंगे 9 पे। तो इसका होता है ब्लैक का मतलब 0, ब्राउन का मतलब 1, रेड मीन्स 2, ऑरेंज मीन्स 3, येलो मीन्स 4, ग्रीन मीन्स 5, ब्लू मीन्स 6, वायलेट मीन्स 7। नाउ ग्रे का मतलब हो जाएगा यहां पर 8, एंड व्हाइट का मतलब हो जाएगा 9। तो 0 से लेकर के 9 तक हमारे टोटल 10 डिजिट हो गए। तो पहले के जो 2 कलर्स होते हैं वो हमारी वैल्यूज बताते हैं। थर्ड जो स्ट्रिप होता है कलर का वो बताता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मीन्स 10 का मल्टीपल क्या होगा। तो ब्लैक के लिए 10 का पावर 0, फिर इसके लिए ब्राउन के लिए 10 का पावर 1, सेम ऑर्डर में 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, करते 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 जाएंगे आखिरी कहां तक, 10 टू द पावर 9 के। और जो हमारी आखिरी स्ट्रिप होती है उसमें या तो जनरली हमको देखने को मिलता है सिल्वर या गोल्ड या तो नो कलर। तो अगर गोल्ड रहा, गोल्ड, तब उस केस में टॉलरेंस होता है 5% का, सिल्वर रहा तो टॉलरेंस होता है 10% का, और अगर फोर्थ स्ट्रिप एब्सेंट है तब टॉलरेंस की वैल्यू होती है 20%। और ये बात आपको याद रखनी चाहिए, फॉर गोल्ड इट इज 5%, फॉर सिल्वर इट इज 10%, फॉर नो कलर इट इज 20%। टॉलरेंस मतलब कि जो हमारी वैल्यू है प्लस माइनस में आ सकती है ना। तो नाउ अब देखो मेरा पहला कौन है, 4 है, तो 4 के लिए कौन होना चाहिए, येलो होना चाहिए। तो पहला कलर हो जाएगा हमारा कौन, येलो। फिर है 7, तो 7 कलर, तो 7 को कौन से कलर के लिए, तो वायलेट के लिए। तो जो मेरा सेकेंड स्ट्रिप होगा वो होना चाहिए वायलेट का मैंडेटरीली। नाउ प्लस माइनस, अब यहां पर अगर हम देखें तो वैल्यू हमारी किस में दी गई है, वैल्यू हमारी दी गई है किलो में, है ना। हमको यहाँ पर वैल्यू किलो में गिवन है,
तो किलो का मतलब कितना हो गया, 10⁻³ हो गया। तो 10⁻³ मतलब कौन से कलर हो गए यहाँ पर, ऑरेंज हो गया। तो थर्ड कलर मेरा ऑरेंज होना चाहिए। एंड प्लस माइनस 4.7 किलो ओम हमें दिया हुआ है टॉलरेंस। तो 4.7 47 का कितना परसेंट है, तो ऑब्वियसली 10% है। मतलब यहाँ पर 10% को हम टॉलरेंस मान करके चल रहे हैं। एंड 10% टॉलरेंस मैंने आपको बताया था सिल्वर के लिए, और इसके लिए जो आखिरी कलर होगा, जो फोर्थ कलर होगा, इट हैज टू बी सिल्वर। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट ट्रिप होगी आपकी येलो, सेकेंड होगी आपकी वायलेट, थर्ड होगी आपकी ऑरेंज, एंड फोर्थ होगी सिल्वर। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से है। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड इज 20 डिवीजन पर वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, ठीक मैं आपको समझाता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी जनरली हम गैल्वेनोमीटर के केस में डिफाइन करते हैं। और मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूट्यूब में पूरा चैप्टर पढ़ाया है, और वहां पर गैल्वेनोमीटर आर्टिकल में मैंने आपको करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी को बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। अब चाहे तो वहां पर आप रेफर कर सकते हैं, बट मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, करंट सेंसिटिविटी जो होती है वो होती है एस सब्सक्रिप्ट आई, जो कि बेसिकली होती है कि कितना हमारा जो गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा पर यूनिट करंट के लिए, और इसे हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। सिमिलरली जो मेरी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो होता है एंगल रोटेटेड बाय द इंडिकेटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। अब क्योंकि V वोल्टेज हमने गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अप्लाई किया और उस गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट आई है, तो मैं ओम्स लॉ से बिल्कुल कह सकता हूं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी हो सकती है थीटा अपॉन आई आर, जहां पर आर हमारे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी बात यहां पर हमें क्या की गई है, पूछी गई है। तो बस आ गया आंसर। तो इंप्लाइज दैट, एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो देखो आंसर आ जाएगा। तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी है मेरी, तो मेरी है ये 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है। तो यहां पर मैं 10⁻³ एम्पियर कर देता हूं, विच इज इक्वल टू थीटा बाई आई। और अगर मैं बात करूं थीटा बाई वी की, है ना, तो इसकी वैल्यू हमको, या फिर हमको यहां पर थीटा अपॉन आई आर की वैल्यू हमें गिवन है, हाउ मच, 20 डिवीजन पर वोल्ट। ये हमें गिवन है 20 डिवीजन पर वोल्ट, तो यहां पर हमारा वोल्ट आ जाएगा। डन। नाउ इंप्लाइज दैट 20 डिवीजन पर वोल्ट, आप डिवाइड करके भी तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, मैं तो डिटेल में जा रहा हूं। नाउ थीटा बाई आई को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, तो थीटा बाई आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 5 डिवीजन पर 10⁻³ एम्पियर, एंड आर को अपनी जगह पर रहने दो। तो देखेंगे तो डिवीजन डिवीजन आपस में कैंसिल हो गए, ये तो वोल्ट और ये तो एम्पियर है, खैर यूनिट को लेकर के चर्चा की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैं अगर 5 एंड 20 को रिड्यूस करूं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं देन 4R की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10⁻³ न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। तो मुझको फाइनली मिलने वाला है, देखिए 4R इक्वल टू, वोल्ट ऊपर जाएगा तो वोल्ट अपॉन एम्पियर हो जाता है हमारा ओम, एंड 10⁻³ न्यूमरेटर में हो जाएगा 10⁻+3 दैट इज 1000। तो R की वैल्यू हो जाएगी 1000/4, एंड 1000/4 मीन्स 250 ओम करेक्ट आंसर होगा। सो R की वैल्यू आ जाएगी 250 ओम, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं 250 ओम टिक मारूंगा, 250 ओम। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से है, एंड क्वेश्चन है 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विथ अ डीसी सोर्स ऑफ EMF E and 0 internal resistance. The ratio of power consumption by the bulbs when all are glowing. 2 in the situation when 2 from section A and 1 from section B are glowing will be. ठीक, मैं आपको सवाल समझाता हूं। हमें यहाँ पर टोटल 6 आइडेंटिकल बल्ब्स गिवन है, और यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो मेरा सेक्शन A है इसमें टोटल 3 बल्ब हैं, एंड सेक्शन B में मेरे 3 बल्ब्स हैं। तो कहता है कि फर्स्ट केस में 6 के 6 बल्ब ग्लो कर रहे थे, उस केस में कुछ पावर कंजम्पशन रहा होगा। सेकेंड सिचुएशन में सेक्शन ए के सिर्फ 2 बल्ब ग्लो कर रहे थे, एंड सेक्शन बी का सिर्फ 1 बल्ब ग्लो कर रहा था, और उस समय में कुछ पावर कंजम्पशन हुआ होगा।
तो कहता है फर्स्ट एंड सेकंड सिचुएशन में जो टोटल पावर कंजम्पशंस के वैल्यू की जो रेशियो होगी वो क्या होगी हमें बतानी है। तो ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे 6 के 6 बल्ब आइडेंटिकल हैं तो सबके सब बल्ब के रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी, जिसे मैं मान के चलता हूँ R। परफेक्ट। अब अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए के तीनों बल्ब्स का एक एंड साथ में कनेक्टेड है, देखो ये सब साथ में कनेक्टेड है, एंड सेक्शन ए के अदर एंड्स जो हैं बल्ब्स के वो भी साथ में कनेक्टेड हैं। मतलब मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि सेक्शन ए के तीनों बल्ब्स का पैरेलल में कॉम्बिनेशन हुआ है। सिमिलरली सेक्शन बी के भी तीनों बल्ब्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब 3 इक्वल रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगी। तो सेक्शन ए के टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू R/3, सेक्शन बी के भी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई R/3। अब R/3 एंड R/3 को अगर हम देखेंगे तो दोनों आपस में आ जाएंगे सीरीज में, एंड R/3 प्लस R/3 की वैल्यू हो जाएगी 2R/3। मतलब मेरे फर्स्ट सिचुएशन में, अगर मैं सिचुएशन आई की बात करूं तो फर्स्ट सिचुएशन में मेरी पूरी सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू रही होगी 2R/3, जिसे हमने वोल्टेज अप्लाई करके दिया है E। तो फर्स्ट केस में पावर की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम द फॉर्मूला V²/R। इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं V की जगह में लिख सकता हूं E, तो E का स्क्वायर हो गया। एंड जहां तक टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस का सवाल है, इट इज कमिंग टू बी 2R/3, है ना। और इस हिसाब से 3 नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 3E²/2R। तो ये मेरे फर्स्ट सिचुएशन के केस में पावर कंजम्पशन की वैल्यू हो गई। अब मैं बात करता हूं सेकंड सिचुएशन की, डबल आई की। अब इस केस में सेक्शन ए के 2 बल्ब ग्लो कर रहे हैं, सेक्शन बी का सिर्फ 1 बल्ब ग्लो कर रहा है। मतलब बाकी 3 बल्ब्स को यहाँ पर हमने सर्किट से हटा दिया है या फिर उनके ब्रांच को ओपन कर दिया है। तो अब अगर मान लो सेक्शन ए से सिर्फ 2 बल्ब हैं तो 2 बल्ब हमारे पैरेलल में आ जाएंगे। तो 2 बल्ब का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, है ना। एंड सेक्शन बी का 1 बल्ब सेक्शन ए के 2 बल्ब के साथ सीरीज में आएगा, देन R/2 प्लस R विल बिकम 3R/2। तो सेकेंड सिचुएशन में भी हमने वोल्टेज सोर्स तो सेम रखा है। तो सेकेंड सिचुएशन में जो मेरी पावर की वैल्यू होगी, है ना, इसे मैं P1 मान लेता हूँ फर्स्ट सिचुएशन के लिए। सेकेंड सिचुएशन में मेरी पावर P2 हो जाएगी, E² सेम रहेगा। जहां तक सर्किट के रेजिस्टेंस का सवाल है, इट इज 3R/2, तो 3R/2। तो 2 नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में जाकर के 2E²/3R हो जाएगा। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। तो मुझको P1/P2 बताना है, तो P1/P2 बताना है मतलब इक्वेशन 1/2 करना है। तो इक्वेशन 1/2 करूंगा तो E²/R कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3, विच कैन बी रिटन एज 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, क्योंकि डिवीजन को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/3 का रेसिप्रोकल होगा। सो 3 × 3 विल बिकम 9, 2 × 2 विल बिकम 4। तो मैं आंसर 9/4 को टिक करूंगा। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से है, एंड क्वेश्चन है इन द सर्किट्स शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर्स एंड एमीटर्स विल बी। तो यहाँ पर हमें 2 सर्किट गिवन है और दोनों सर्किट में वोल्टमीटर एंड एमीटर को लगाया गया है। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें दोनों वोल्टमीटर के वोल्टेजेस को कंपेयर करना है एंड दोनों एमीटर के थ्रू फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को हमें कंपेयर करना है। तो ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट सिचुएशन में एक 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रजिस्टर है, जिसके अक्रॉस हमने V1 वोल्टमीटर को कनेक्ट किया हुआ है, और जो करंट I1 मेरी फ्लो हो रही होगी वो एमीटर A1 से फ्लो हो रही है। मतलब इसका ये है कि V1 इस केस में इस रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला वोल्टेज बताएगा एंड A1 सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू बताएगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर द रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी इनफाइनाइट, है ना। बात मैं लिखना चाहूंगा, फॉर आइडियल वोल्टमीटर, एक आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, एंड फॉर आइडियल एमीटर, अगर हम बात करें आइडियल एमीटर की, तो आइडियल एमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं हम 0। और ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जो ये वोल्टमीटर देख रहे हो, इसका ऑलरेडी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो अगर मैं 10 ओम एंड इनफाइनाइट ओम को पैरेलल में अगर कंसिडर करूं तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम ही आएगी, है ना। इस तरफ तो कोई करंट फ्लो होनी नहीं है, V1 से तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो V1 को निकाल दिया मान लो, तो मेरा सिर्फ 10 ओम से करंट फ्लो होने वाला है ना। तब उस हिसाब से मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि V1 जो है वो इस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेगा। मतलब
10 ओम एंड वोल्टमीटर V1 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी बनने वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम ही मेंटेन रहेगी। तो 10 वोल्ट को अगर 10 ओम के अक्रॉस कनेक्ट किया है तो डेफिनेटली करंट I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ I1 हैज टू बी 1 एम्पियर फ्रॉम ओम्स लॉ एंड V1 की वैल्यू डेफिनेटली 10 वोल्ट ही आएगी। तो ये बात तो एकदम कंक्लूड हो चुका है। अब हम सर्किट 2 की बात करते हैं। तो सर्किट 2 में देखो, यहां पर अगेन अगर हम देखें तो मेरा V2 एक आइडियल वोल्टमीटर है, क्योंकि बोला नहीं है मिस आइडियल ही मान करके चलेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरफ तो वैसे भी कोई करंट फ्लो होने वाली नहीं है, और इस ब्रांच की है ना, जो मेरी वोल्टमीटर वाली ब्रांच है, इसकी अभी भी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये अभी भी इनफाइनाइट ही है। इन्फिनिटी से कोई फाइनाइट वैल्यू को जोड़ दूंगा तो इनफाइनाइट ही आएगा, और इन्फिनिटी एंड 10 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली 10 ओम ही आएगी। तो मैं देखूं तो इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में मुझे कोई खास फर्क नहीं दिख रहा, सिचुएशन बराबर है। और अगर मैं देखूं तो यही 10 वोल्ट अब इस 10 ओम को करंट सप्लाई करेगी, तो करंट की वैल्यू अभी भी 1 एम्पियर होनी चाहिए एंड वोल्टेज V2 की वैल्यू अभी भी 10 वोल्ट ही आनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल I2 की वैल्यू को 1 एम्पियर ही कंसिडर कर रहा हूं एंड V2 की वैल्यू भी 10 वोल्ट ही होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से I1 I2 सेम होंगे, V1 V2 सेम होंगे, और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 टिक करूंगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है भी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्ट्स डिवाइस। ठीक है, इसमें से कौन सा एक सर्किट प्रोटेक्टर डिवाइस होगा हमें बताना है। ऑब्वियसली आंसर इज फ्यूज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ्यूज को हम बेसिकली एक सर्किट को प्रोटेक्ट करने के पर्पस में यूज करते हैं। फ्यूज बेसिकली शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड से हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है। तो फ्यूज डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आजकल हम लोग घरों में जनरली एमसीबी यूज करते हैं और फ्यूज जनरली आजकल यूज किया जाता है घरों में, बट एक टाइम था जब फ्यूज का बहुत एक्सटेंसिव यूज था घर में हमारे सर्किट को या फिर हमारे घर को या फिर हमारी दुकानों को, हमारे ऑफिसेस को सेव करने के लिए। तो डेफिनेटली कंडक्टर, इंडक्टर, स्विचेस ये हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस नहीं है। फ्यूज इज द करेक्ट आंसर विदाउट अ डाउट, है ना। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से है, द रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इन द सर्किट शोन इज। तो यहां पर एक आइडियल वोल्टमीटर है और हमको ये बताना है कि इसकी रीडिंग की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे होगा ये, है ना। तो हमको आइडियल वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। डन। तो जस्ट मैंने आपसे अभी क्या कहा, अभी जस्ट मैंने आपसे ये कहा कि आइडियल वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, है ना। एक बात फिर से मैं लिखता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इक्वल्स टू इन्फिनिटी। एक आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस V1 से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, भले सिचुएशन के हिसाब से इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, बट ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है ना। तो उसको लेकर के आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। मतलब V1 हमें ये बताएगा कि इन दो पॉइंट्स के बीच में रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमें यहाँ पर मेजर करवाना है किसकी मदद से, इस वोल्टमीटर की मदद से। बट एक बात आप बिल्कुल अपने ध्यान में डाल लीजिए कि इस वोल्टमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में किसी भी तरह का करंट एक्सचेंज नहीं हो रहा। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की तरफ, मैं इन पॉइंट्स का नाम भी रखना चाहूंगा। इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं A एंड इस पॉइंट का नाम रख देता हूं B। तो A एंड B के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब आप बिल्कुल मान सकते हैं कि A एंड B के बीच में ओपन सर्किट है। आप ऐसा मान करके चलो। अगर ये सिचुएशन है तब जितनी करंट मेरी 20 ओम से पास करेगी, सेम करंट मेरी 30 ओम से पास करनी चाहिए। एग्जैक्टली 30 ओम से जितनी करंट यहां पास करेगी उतनी ही 20 ओम से पास करनी चाहिए। तो अगर मान लो ऊपर वाले ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट यहाँ पर I1 है, तो इससे भी I1 जाएगी, और अगर नीचे वाले ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट I2 है तो इससे भी I2 जाएगी। जहां तक A एंड B के बीच में करंट का सवाल है, यहाँ पर कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी, है ना। A एंड B के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। नाउ अब अगर मैं 20 30 की बात करूं तो कौन से कॉम्बिनेशन में आएंगे, तो आ जाएंगे सीरीज में। तो 20 + 30 विल बिकम 50 ओम, नीचे भी 30 + 20 बिकम्स 50 ओम, है ना। तो 50 ओम के अक्रॉस हमने
2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है, एंड इधर भी हमने 50 ओम के अक्रॉस हमने 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है। तो क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 2 वोल्ट है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो 2/50, I2 की वैल्यू भी 2/50 हो जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं कह सकता हूँ I1 की वैल्यू आ रही है 2/50 एम्पियर, एंड I2 की जो वैल्यू है वो भी आ रही है हमारी 2/50 एम्पियर, जिसे मैं 1/25 एम्पियर भी लिख सकता हूं। तो I1 I2 की वैल्यूज तो सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझको क्या बताना है? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मुझको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, जो कि वोल्टमीटर वी हमें बता करके देगा। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको सिखाया, और मैंने आपको ये सिखाया बिल्कुल कि आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के जो प्रिंसिपल हैं, है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसे आप किसी सर्किट के एक पॉइंट से लेकर के किसी अदर पॉइंट तक भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज्ड लूप के केस में जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं तब सारे के सारे एलिमेंट के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। बट आप किसी सर्किट के एक पॉइंट से लेकर के किसी अदर पॉइंट तक भी आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के प्रिंसिपल को यूज करते करते उन दो पॉइंट्स के बीच में रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, और इस पे बेस हमने क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस की। तो मैं काम करता हूं, मैं ए से लेकर के बी तक मूव करता हूं फॉलोइंग एनी पाथ। किसी भी रास्ते से होते हुए मुझे पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाना चाहिए, और उस रास्ते में जितने भी एलिमेंट मुझे मिलेंगे उन सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस मुझको क्या करना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जाना होगा और सबका एल्जेब्रिक सम कर देना होगा। तो ए से बी तक जाने के मेरे पास कितने रास्ते हैं? तो बहुत सारे रास्ते हैं। ए से बी आप ऐसे भी आ सकते हो, ए से बी आप डायरेक्टली ऐसे भी आ सकते हो, ए से बी आप ऐसे भी आ सकते हो, आप मूव करके इस तरह से भी आ सकते हो। आपको ए से बी आने के यहाँ पे कई रास्ते दिखाई देंगे। आपको जर्नी ए से स्टार्ट करके बी तक लेनी है या बी से स्टार्ट करके ए तक लेनी है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आपको ए से बी जाने के पास जितने भी रास्ते हैं, आपके पास जितने भी रास्ते हैं, आप कोई भी एक पाथ चूज करो और उस पाथ के अलोंग आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के प्रिंसिपल को यूज करते जाओ, उसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करते जाओ। लेकिन मैं ए से बी थ्रू वोल्टमीटर नहीं आ सकता, क्योंकि मुझको ए से लेकर के बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, क्योंकि मुझे वोल्टमीटर को लेकर के यहाँ पर कुछ ऐसी अलग से जानकारी नहीं, और मुझको यही तो बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का है कितना। तो मैं कोई भी रास्ता चूज करूंगा बट थ्रू वोल्टमीटर नहीं करूंगा। तो मैं काम करता हूँ सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, मैं ए से बी इस तरह से आता हूँ, है ना। मेरा जो रास्ता होगा मैं उसको अलग कलर से आपको शो कर रहा हूँ। मैं इस रास्ते से होते हुए ए से पॉइंट बी तक पहुंचता हूँ। आपको कोई और रास्ता चूज करना, आप करना, आपको आंसर वही मिलेगा जो मैं निकालने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप बिना घबराए कोई भी एक रैंडम पाथ चूज कर लेना, और देखना कि उस पाथ के अलोंग आपको सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे उन सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की जानकारी हो, या फिर आप निकाल पाओ। नहीं निकाल पाओगे तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी। तो आपको डेफिनेटली ऐसा रास्ता चाहिए जिस रास्ते में मिलने वाले सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख पाए या हमें पता हो। तो चलिए मैं इस पाथ से होते हुए मूव करता हूं। अब मैंने ये भी आपको सिखाया कि रजिस्टर के केस में करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लूंगा, एंड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मैं पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लूंगा। तो मैं ए से बी मूव कर रहा हूं इस ब्लू वाली लाइन को फॉलो करते हुए। तो देखिए क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं ए से लेकर के इस पॉइंट तक। तो मेरे पास ये 30 ओम का रजिस्टर आ रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रही है राइटवर्ड, मैं भी मूव कर रहा हूं राइटवर्ड। तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, तो मुझको वी ए माइनस वी बी बताना है, और इसके लिए ना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो I1 की वैल्यू आ रही है 2/50 इंटू 30, आई आर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो 2/50 इंटू 30 विद अ पॉजिटिव साइन हमारा 30 ओम रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसकी कहानी खत्म हुई, मूव करते करते आए तो रास्ते में अभी मुझको ये 20 ओम का एक रजिस्टर और मिला। इसमें करंट फ्लो हो रही है राइट की तरफ, बट मैं आ रहा हूं लेफ्ट की तरफ। तो इसीलिए क्योंकि इस 20 ओम के रजिस्टर के अलोंग जो करंट का फ्लो और मेरी मूवमेंट क्योंकि अपोजिट है, करंट फ्लो हो रही है राइटवर्ड, मैं जा रहा हूं लेफ्टवर्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे लेना चाहिए नेगेटिव, एंड वी की वैल्यू हो जाएगी आई आर। तो आई की वैल्यू अभी भी कितनी है? 2/50, एंड आर की जगह लिख देता हूं 20। तो मैं पॉइंट बी तक पहुंच गया ना। तो बस इन दोनों का जो भी एल्जेब्रिक सम आएगा वही मेरा पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी होगा। तो बस सॉल्व कर दो। तो 1 0 0 कैंसिल, यहाँ भी 1 0 0 कैंसिल। तो ये हो गया 6/5 दैट इक्वल्स टू 1.2 माइनस ये आ रहा है 2 इंटू 2 4/5 दैट इज 0.8।
तो डेफिनेटली 1.2 माइनस 0.8 की वैल्यू 0.4 होती है, तो 0.4 वोल्ट इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन 4 को टिक मारता और वो मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है भी। अब कोई और रास्ते से भी जाएंगे, मान लो आप ए से लेकर के बी मान लो एंटी क्लॉकवाइज आना चाहते हो, या फिर आप मान लो सेल से होते हुए आना चाहते हो, तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, कोई भी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से बिलोंग करता है। एंड क्वेश्चन है द मीटर ब्रिज शोन इज इन बैलेंस्ड पोजीशन विथ P by Q equals to L1 upon L2. If we now interchange the position of galvanometer and cell, will the bridge work? If yes, what will be the balanced condition? देखिए मैं सवाल समझाता हूँ। एक मीटर ब्रिज गिवन है हमें, और इस मीटर ब्रिज में हमें बोल रहा है कि जो मेरा ब्रिज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में। इसका ये मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह की करंट फ्लो नहीं हो रही, और इसमें करंट न फ्लो होने के लिए या फिर हमारे ब्रिज के बैलेंस्ड होने के लिए जो मेरी कंडीशन है वो है P by Q equals to L1 upon L2। तो ठीक है, हमारा ब्रिज फिलहाल तो बैलेंस्ड है, लेकिन कहता है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर एंड सेल की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें तब क्या मैं ब्रिज को बैलेंस्ड मान सकता हूं, और तब अगर मान सकता हूं तो उस केस में मेरे बैलेंस्ड कंडीशन की वैल्यू क्या होगी। तो मैं बता दूं कि आप बैलेंस्ड पॉइंट की पोजीशन को बिना बदले, आप हमारे इस सर्किट के बैलेंस्ड कंडीशन को बिना बदले आप सेल एंड गैल्वेनोमीटर की पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी मीटर ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर एंड सेल की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, तब हमारी जो गैल्वेनोमीटर या फिर मीटर ब्रिज होती है उसकी बैलेंस्ड कंडीशन ब्रेक नहीं होती, और बिल्कुल तब भी हम ब्रिज को उस वे में वर्क करवा सकते हैं। तो आंसर होगा यस, एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द कंडीशन फॉर जो बैलेंस रही होगी, और इसीलिए आंसर यस होगा। और बेसिकली तब भी P by Q की वैल्यू L1 upon L2 बनी रहनी चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होगा। बिल्कुल ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। आप देखिए, एक छोटा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसे समझ जाते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास टोटल 4 नंबर्स हैं P, Q एंड X एंड Y। अब मान लेते P by Q की वैल्यू X by Y के इक्वल है। अब डेफिनेटली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P by X इक्वल टू Q by Y, ऐसा इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैं 4 नंबर ले लेता हूं। सपोज एक नंबर है 7, दूसरा है 14, और तीसरा नंबर है मान लो 5, एंड चौथा नंबर है 10। तो आप अगर देखेंगे तो 7 by 14 भी 1/2 होता है, 5 by 10 भी 1/2 होता है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अगर मैं 7 by 14 को 5 by 10 लिख सकता हूं, तो बिल्कुल मैं 7 by 5 को 14 upon 10 भी लिख सकता हूं। 14 by 10 को अगर मैं 2 से रिड्यूस करूं तो मुझे 7 by 5 ही मिलना है। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है तो देखिए ये क्यों हमारे गैल्वेनोमीटर एंड सेल की पोजीशंस को बदलने के बाद भी हमारी जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड होगी फॉर द सेम कंडीशन। ये बात अब आपके लिए समझना आसान है। फिलहाल देखिए इस सिचुएशन में P by Q की वैल्यू L1 by L2 है। अब एक काम करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर की जगह में मैं सेल लगा देता हूं, और सेल को मैं अंदर से ना शो करके मैं बाहर से शो कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो आप सेल देख रहे हैं यहां पर आ गई गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच को मैं बाहर से शो ना करके मैं अंदर से शो कर देता हूं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में मैं लिख सकता हूं P by L1 इक्वल्स टू Q by L2, है ना। उस केस में मेरी क्या आ जाएगी, सेम अगर मैं वे में अगर मैं इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तब मैं लिखूंगा P by L1 इक्वल्स टू Q by L2, एंड ये जो कंडीशन है और ये कंडीशन है दोनों सेम रहेंगी। जो रेशियो मेरी P by Q की है वही L1 by L2 की है, और यहाँ पर जो रेशियो मेरी P by L1 की है वही रेशियो की वैल्यू मेरी Q by L2 की आएगी। और इसीलिए बिल्कुल मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरा ब्रिज बैलेंस्ड रहेगा, और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 1 से है। द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। डेफिनेटली हम जानते हैं कि मेटल्स के केस में टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। अगर हम बात करें गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तब उनके केस में अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू में इंक्रीमेंट आता है। एंड मेटल्स के लिए, गुड कंडक्टर्स के लिए जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो होता है पॉजिटिव, है ना। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बेसिकली हमारे रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इस फॉर्मूले की मदद से हम टेम्परेचर के बदलाव के साथ बाद के रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर मैं ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन करूँ तो ये हो जाएगा R नॉट इंटू 1 इज R नॉट प्लस
आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो मैं कह रहा हूं कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है ना, बढ़ जाती है। तो आर की वैल्यू आर नॉट से बड़ी होगी अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा। तो डेल्टा टी पॉजिटिव है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, और आर नॉट से बड़ा है, मतलब यहां पर अल्फा डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। तो कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स की, तब उनके केसेस में क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो होते नहीं, बट टेम्परेचर के बढ़ाने से होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलेटिवली ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं, और उनके एनर्जी के गेन करने के कारण उनके फ्री होने की जो टेंडेंसी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, उनके फ्री होने की प्रोबेबिलिटी में हल्का इंक्रीमेंट आता है। और इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिवली फ्री हुए हैं, ज़्यादा एनर्जी उनको मिल चुकी है, और वो क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाने की गुंजाइश रखते हैं, इसीलिए वहां पर कंडक्टिविटी की वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा। और कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, वो कम हो जानी चाहिए। तो इसीलिए इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, कम होती है। तो डेफिनेटली अगर मेरा आर नॉट से छोटा है तो ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अगर मैं किसी पॉजिटिव वैल्यू से किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी ना जाकर के मुझको छोटी वैल्यू मिलेगी, और इसीलिए मेरा अल्फा क्या होगा उस केस में नेगेटिव आएगा। तो बिल्कुल याद रखिए, फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, एंड फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होती है और रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 1 से है। Which of the following graph represents the variation of resistivity rho with temperature T for copper? तो कॉपर यहाँ पर एक बात बताएंगे, कॉपर यहाँ पर कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, डेफिनेटली कंडक्टर है। एंड कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है वो बेसिकली कुछ इस तरह का होता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए, जो है भी। देखिए, गुड कंडक्टर्स के केस में अगर हम मेटल की बात करें तब उस केस में स्मॉल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के लिए, अगर टेम्परेचर का वेरिएशन स्मॉल हो, फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर रो की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होती है। कब? इफ डेल्टा टी इज स्मॉल। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली कौन सी इक्वेशन है, ये मेरी लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मेरा कैसा होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन आपको कब मिलेगा, जब चेंज इन टेम्परेचर स्मॉल होगा। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं और यहां पर मैं टेम्परेचर के चेंज को स्मॉल मान करके चलता हूं, अगर मैं स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर लेता हूं, तो इस स्मॉल चेंज के लिए अगर आप ग्राफ के नेचर को देखेंगे तो ये आपको मोर और लेस स्ट्रेट नजर आएगा, है ना। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग में जो मेरा रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली डिपेंड होते हुए या उसके ऊपर लीनियरली डिपेंड होते हुए हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करेगा। तो एक कर्व का छोटा सा हिस्सा हमेशा स्ट्रेट हमें अपीयर होता है। लेकिन अगर हम लार्ज चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर को हम बहुत ज़्यादा बदलते हैं, इन दैट केस डेफिनेटली हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू का जो डिपेंडेंस होता है टेम्परेचर पे वो कर्व की तरह होता है। और बाद में अगर हम देखेंगे तो हाइयर टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट है वो बहुत रैपिडली होता है, मतलब तब वो लिनियरली वेरी ना करके एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। और इसीलिए आपको एक ग्राफ याद रखना चाहिए। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर आपको कह दिया होता सवाल में तो मैं ऑप्शन 1 को टिक करता और बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीट 2020 फेज 1 से क्वेश्चन है। द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली आर। देखिए मैं ऑलरेडी आपको, है ना, जो एक स्टेटमेंट मैंने आपको एक सेंटेंस याद रखने को कहा था और उस सेंटेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग में मैंने आपको कहा था कि जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, कार्बन रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू को जानने के लिए हम लोग 4 कलर की स्ट्रिप्स यूज करते हैं एंड उन कलर्स के बेसिस पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो मैंने आपको एक सेंटेंस याद रखने कहा था और उस सेंटेंस से हम जो कलर का सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो वैल्यूज होती हैं उसे मैं याद रखने के लिए आपको एक टेबल बना करके सिखाया था। अगर आपको बिल्कुल वो टेबल याद हो गया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो सेंटेंस थी, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। मैंने कहा था मिस्टर ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मैं तो बोलूंगा इस ब्रिटेन की जगह में आप बेसिकली भारत याद रख लो, ज्यादा बेटर है। हम ग्रेट भारत बोले तो ज्यादा बेटर है ना। तो भारत कर ही देते हैं।
क्यों और ब्रिटेन हमें याद रखना है ना। तो मिस्टर ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैज अ वेरी गुड वाइफ। आपको इस सेंटेंस को याद रखना है और शुरुआत करते हैं हम जीरो से। यहाँ पे टोटल हमारे कितने कलर्स बनते हैं, टोटल यहाँ पर हमारे बनते हैं 10 कलर। शुरुआत करते हैं ब्लैक से, सेकंड ब्राउन, थर्ड रेड, फोर्थ ऑरेंज, 5 येलो, 6 ग्रीन, 7 ब्लू, 8th वायलेट, 9 ग्रे एंड 10 व्हाइट। और शुरुआत हमारी जीरो से करके हम 9 तक पहुंचते तो हमको टोटल 10 डिजिट्स मिलते हैं 0 to 9। और हमने कहा था कि जो पहले दो कलर्स होते हैं वो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू को बताते हैं, थर्ड कलर हमारा मल्टीप्लायर को बताते हैं, मीन्स 10 के पावर को बताता है कि क्या होगा, एंड हमारा आखिरी कलर टॉलरेंस को बताता है। तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस मैंने कितना बताया था आपको, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस होता है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस की वैल्यू होती है 5%, सिल्वर के लिए होती है सिल्वर के लिए हमारी टॉलरेंस की वैल्यू होती है 10%, एंड फॉर नो कलर, अगर कोई कलर ना हो तब उस केस में 20% का टॉलरेंस लेते हैं। तो क्योंकि गोल्ड है तो डेफिनेटली 5% का टॉलरेंस हो गई, तो बात तय है। अब नाउ येलो है, तो येलो के लिए अगर मैं बात करूं तो 0 1 2 3 4, तो येलो के लिए डेफिनेटली हमारा वैल्यू 4 होना चाहिए, तो 4 है भी, है ना। नाउ अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट है वायलेट, तो वायलेट के लिए क्या होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो वायलेट के लिए 7 आना चाहिए, तो ये 47 हो गया। नाउ इनटू, अब थर्ड कलर हमारा मल्टीप्लायर बताते हैं जो ब्राउन है, तो ब्राउन मेरा सेकंड कलर है, तो ये होगा 10 to the power 0, ये होगा 10 to the power 1, तो इंटू 10 to the power 1 होगा, प्लस माइनस 5% मेरा टॉलरेंस के नाम का आना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आप चेक कर लीजिए, तो डेफिनेटली आंसर कितना होगा, 47 इंटू 10 बिकम्स 470 ओम, 5%। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 1 से है, एंड क्वेश्चन है अ रेजिस्टेंस वायर connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. All right, if the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is, ठीक मैं आपको समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज में कह रहा है कि जो हमारी लेफ्ट गैप है मीटर ब्रिज की, उस लेफ्ट गैप में एक बेसिकली एक वायर है, और उस वायर की जो हमको कह रहा है रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंसेस अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। तो यहां पर हमारे लेफ्ट गैप में एक वायर है, तो मैं यहां पर वायर ही बना देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर एक वायर बना देते हैं, ठीक है, एक वायर बना देते हैं। तो ये एक वायर है लेफ्ट गैप में। नाउ राइट गैप में क्या है, राइट गैप में हमारे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक 10 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया। अब यहाँ पर मेरी होती है 1 मीटर की लंबी वायर, जिसे हम वायर ऑफ द मीटर ब्रिज कहते हैं, और बैलेंस करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर को हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ जॉकी। एंड इस जो हमारी 1 मीटर लेंथ की जो वायर होती है मीटर ब्रिज की, उसमें हम बैलेंस पॉइंट को सर्च करते हैं सच दैट हमारे गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन ना आए, है ना। और यहाँ पे हम सर्किट को एक एक्सटर्नल सेल के साथ कनेक्ट करते हैं। नाउ ये हमारी सिचुएशन है। अब कहता है कि जो मेरा बैलेंस पॉइंट है इट डिवाइड्स द वायर इन द रेशियो 3:2, मतलब ये 3 हिस्सा है और ये 2 हिस्सा है। तो अगर मैं इस लेंथ को 3x मान लूं और इस लेंथ को मैं 2x मान लूं, तो 3x प्लस 2x मिलकर के 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5x की वैल्यू हो गई 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो डेफिनेटली ये वाली जो लेंथ होगी ये 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये वाली लेंथ हमारी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात तो हमको समझ में आ गई। तो अब अगर मान लेते इस लेफ्ट गैप में जो हमने वायर कनेक्ट किया था, रेजिस्टेंस वायर, जो रेजिस्टेंस वायर हमने लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया था, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर मैं R मान लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं R/10। इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो की वैल्यू इनके लेंथ के रेशियो के बराबर होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली हमारा 3/2 था। यहां पर मुझे लेंथ निकालने की वैसे कुछ खास रिक्वायरमेंट रेशियो के बेसिस पे नहीं थी, बट मैंने निकाल दिया, कोई खास बात नहीं है, हमने निकाल दिया तो निकाल दिया, कोई बात नहीं। तो नाउ अब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो R की वैल्यू हो जाएगी 30/2, दैट इज 15 ओम। तो मुझको ये तो पता चल गया कि मेरी लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस वायर थी उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम थी। नाउ अब कहता है इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, देन द
लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, ठीक है। तो देखिए हमारे इस वायर की लेंथ की वैल्यू हमें कितनी बताई गई है, 1.5 मीटर बताई गई है। तो बोलता है कि 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए फिर वायर की लेंथ क्या होनी चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर 1.5 मीटर लेंथ की वायर के लिए, अगर 1.5 मीटर लेंथ की वायर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं 15 ओम रेजिस्टेंस के लिए वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए। देन यूनिटरी मेथड से 1 ओम के लिए वायर की लेंथ कितनी आनी चाहिए, इट मस्ट बी 1.5 अपॉन 15 मीटर, दैट इक्वल्स टू 0.1 मीटर और इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर के साथ मैं जाऊंगा और 10 टू द पावर -1 मीटर के साथ मैं जाऊंगा। सो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। हालांकि यहाँ पर मैंने जो हमारी 1 मीटर की जो वायर होती है मीटर ब्रिज में, उसकी मैंने लेंथ निकाली, बट जरूरत नहीं पड़ी, हमको रेशियो की रिक्वायरमेंट थी, तो जो हमने कर लिया। और ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये हमारे मीटर ब्रिज के बैलेंस्ड होने की कंडीशन होती है, जिसपे हमने सवाल पहले भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 1 से है एंड क्वेश्चन है अ चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 into 10 to the power -10 वोल्ट पर मीटर हैज अ मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इज। देखिए हमको यहाँ पर एक चार्ज्ड पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वहाँ पर यूज की उसकी वैल्यू बताई गई है, और हमें मोबिलिटी बताना है। तो मोबिलिटी बेसिकली किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल का ये बताता है कि बेसिकली वो चार्ज्ड पार्टिकल कितना फ्री है मूव करने के लिए। जैसे मान लिया जाए एक वायर है किसी कंडक्टिंग मटेरियल का, तब उस कंडक्टिंग वायर के इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा फ्री होंगे मूव करने के लिए, हम कहेंगे वो उतने ज़्यादा मोबाइल हैं, और जितने ज़्यादा वो मोबाइल होंगे उतना ज़्यादा उनकी मोबिलिटी की वैल्यू होगी। तो जनरली जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी काफ़ी हाई होती है। लेकिन अगर मान लेते अपन बात करते हैं इंसुलेटर की या फिर सेमीकंडक्टर की, तब उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाउंड होते हैं, वो ज़्यादा मोबाइल नहीं होते, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। तब उस केस में मोबिलिटी की वैल्यू आती है उनकी कम। तो जितनी तो मान लेते हैं दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, एक कॉपर है और एक सिल्वर है। तो हम जानते हैं सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि सिल्वर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा मोबाइल है, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो मोबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोबिलिटी को हम सिंबल म्यू से शो करते हैं, एंड ये होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिवाइड करते हैं, मिलने वाली क्वांटिटी को हम कहते हैं मोबिलिटी। बस आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ऐसा यूनिट में दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा यूनिट में दिया है, डिवाइड कर दूंगा तो मुझको यूनिट ऐसा ही में मिलने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस तुरंत आंसर आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारी है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय फील्ड हो गया हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर -10। तो 7.5/3 हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 10 टू द पावर -10 में -10 ऊपर जाके +10 होगा, -4 + 10 विल बिकम +6। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 से है। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट आई विल बी। ठीक है, इस सर्किट में हमको बताना है कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पर हमको एक एरो दिया हुआ है और मैं करंट को आई मान लेता हूँ जो मुझे बताना है। ठीक है, एक सर्किट है और मैंने कई बार कहा सर्किट के केस में हम लोग केवीएल या फिर केसीएल या फिर दोनों की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो करंट अगर आपको बताना है तो आप बिल्कुल यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, हम कर लेते हैं। तो एक क्लोज लूप है और मैंने कहा एक क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है 0। इसी को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। और प्रॉपर्ली हमें साइन कन्वेंशन यूज करना होता है जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं। तो या तो आप किसी एक पॉइंट से शुरुआत करके क्लॉकवाइज ऑर्डर में पोटेंशियल डिफरेंसेस को लिखो, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज में भी पोटेंशियल डिफरेंसेस को लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, बट आपको साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। और एक काम करते हैं, अपन इस पॉइंट से शुरुआत करेंगे, क्लॉकवाइज ऑर्डर में गोल घूमेंगे एंड वापस से सेम पॉइंट तक पहुंचेंगे, और इस पॉइंट तक वापस पहुंचने के दौरान जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस को लिखते जाएंगे एंड सबका एल्जेब्रिक सम को 0 कर देंगे। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर हमारे पाथ में सेल आ रही है और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा, तब हम सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा तो नेगेटिव लेंगे। करंट का फ्लो अगर रजिस्टर में उसी सेंस में हो रहा है जिस सेंस में हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं,
तो रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, अपोजिट में नेगेटिव होगा। तो चलिए इस पॉइंट से शुरुआत करेंगे, क्लॉकवाइज घूम करके वापस लौटते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, देखिए पहले मुझको सेल मिली जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा, तो इसके लिए +2। नाउ अब हमको एक मिला रजिस्टर 1 ओम का, तो करंट इसमें फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, मैं जा रहा हूं क्लॉकवाइज, तो मैं जाना चाहता हूं राइटवर्ड, करंट आ रही है लेफ्टवर्ड, इसके लिए -IR हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो I की जगह में I, R की जगह में 1। अब फिर मुझे वापस एक सेल मिली, इसके बाद तो सेल का क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया, इसके लिए +4। नाउ अब आगे बढ़ते हैं इस रजिस्टर की तरफ, इसमें मैं जा रहा हूं राइटवर्ड, करंट आ रही है लेफ्टवर्ड, तो इसीलिए क्या होगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा नेगेटिव एंड हो जाएगा I × 1 फ्रॉम द फॉर्मूला IR। फाइनली होते होते वापस से मुझको एक रजिस्टर मिल रही है। अब मैं आ रहा हूं लेफ्ट की तरफ, इस रजिस्टर के लिए मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं और करंट मेरी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो अगेन ऑपोजिट होने के कारण वापस से -I × 4 है ना, और होते होते मैं वापस से सेम पॉइंट तक पहुंच गया। तो सारे एलिमेंट के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जिनके सम की वैल्यू को मुझे 0 कर देनी चाहिए। सॉल्व करते हैं आंसर, तो ये हो गया 2 - I + 4 - I - 4I = 0, implies that -I becomes -2I, -2I - 4I becomes -6I, जो कि RHS में +6I हो जाएगा, LHS में बचेगा 2 + 4 6, I की वैल्यू 6/6 कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 एम्पियर होना चाहिए। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नीट 2020 फेज 2 से है एंड क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द मेस शोन इन द फिगर इज। ठीक, यहाँ पर हमको एक मेस दिया है और हमको ये बताना है कि इस केस में हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। देखिए मैं समझता हूँ बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सिखाता हूं। अगर मान लेते हैं आपको एक बहुत बड़ी सर्किट गिवन है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं या फिर कैपेसिटर्स हैं, आपको उस सर्किट का जो हिस्सा सबसे पहले सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आएगा, आप उस हिस्से को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देना। आपने पूरी सर्किट ठीक आपको दी हुई है, अब मान लो उस सर्किट के किसी हिस्से में आपको 2 रजिस्टर्स या 3 सीरीज में दिख रहे हैं, या 1, 2 या 3 रजिस्टर्स हमको कहीं पे पैरेलल में नजर आ रहे हैं, तो जो हिस्से को आप उस सर्किट के, जिस पार्ट को आप उस सर्किट के सबसे पहले सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, आप सिंप्लीफाई कर देना। उससे होगा क्या, उससे अल्टीमेटली आपकी सर्किट का साइज छोटा हो जाएगा। मान लेते किसी जगह पे 2 रजिस्टर सीरीज में थे और किसी जगह पे 2 रजिस्टर्स मान लो पैरेलल में थे, तो ये 2 सीरीज का एक कर दोगे आप R1 + R2 के बेसिस पे, इन 2 पैरेलल का आप एक कर दोगे फ्रॉम द फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 से, तो 4 रजिस्टर्स जो थे वो 2 में कन्वर्ट हो गए। फिर होते होते आपकी सर्किट छोटी छोटी होती जाएगी, और सर्किट जितनी छोटी होती जाएगी आपको उसे समझना, उसे सॉल्व करना उतना आसान हो जाएगा। अब अगर इस सर्किट में मुझको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप बताओ कौन से हिस्से को आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, कौन सा हिस्सा आपको इस सर्किट में नजर आ रहा है जो आपसे सबसे पहले सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप आंसर देंगे कि ये 4 ओम और ये 8 ओम दोनों सीरीज में है ना, तो दोनों को सबसे पहले सॉल्व कर दो। तो 4 ओम एंड 8 ओम सीरीज में कितने हो जाएंगे, 12 ओम हो जाएंगे। अब ये दोनों मिलकर के 12 ओम हो गए, और ये दोनों देखेंगे तो इस 6 ओम के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो बेसिकली पैरेलल में ही है। तो 12 ओम एंड 6 ओम अगर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला R = R1 R2 अपॉन R1 + R2। 2 रजिस्टर्स अगर पैरेलल में हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो दोनों मिलके हो गए थे 12, सो 12 × 6 कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 72 डिवाइडेड बाय 12 + 6 18 एंड 72/18 हो जाएगा 4 ओम। ये समझ में आ गया हमको कि ये 3 मिल करके जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे इट विल बी इक्वल टू 4 ओम। अब इन तीनों की जगह में एक सिंगल रजिस्टर आप विजुअलाइज करो 4 ओम का। अब इस 4 ओम के साथ ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो ऑब्वियसली सीरीज में है, तो आ गया आंसर। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी हो जाएगा 4 + 4 + 8 दैट इक्वल्स टू 16 ओम, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 16 ओम होना चाहिए। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 से है एंड क्वेश्चन है 2 सॉलिड कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम लेंथ and same resistance. One of them has a circular cross section of area A1 and the other has
अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A2 द रेशियो A1 अपॉन A2 इज, ठीक मैं आपको समझाता हूं, हमें दो वायर गिवन है, सेम कंडक्टर की बनी हुई है, उनकी लेंथ भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है। तो किसी वायर के रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? किसी वायर के रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। तो यहाँ पर मुझे दो अलग अलग वायर गिवन थी, जिन दो वायर्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ R1 इक्वल्स टू R2 इम्प्लाइज दैट। अब R1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? रो एल बाई A1 इक्वल टू रो एल बाई A2। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, इसके लिए दोनों के केस में रेजिस्टिविटी सेम होगी। सेम लेंथ तो बोला ही था, इसके लिए यहाँ भी L है तो यहाँ पर भी L है, और सेम रेजिस्टेंस था इसलिए यहाँ पर तो मैं इक्वल लगा पाया। तो अब देखेंगे तो रो एल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा 1/A1 इक्वल्स टू 1/A2। अब मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? A1 इक्वल्स टू A2। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा। अब दोनों का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। कितना आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 से ही है। फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किर्चॉफ्स लूप रूल फॉर द लूप BCDEB इज गिवन बाय द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हमको लूप के बारे में बताया गया है। तो लूप क्या है मेरी? BCDEB, तो ये मेरा लूप है। और इस लूप के लिए हमको बताना है कि किर्चॉफ्स लूप रूल मतलब किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, किर्चॉफ्स लूप लॉ मतलब यहाँ पर हम किर्चॉफ्स लूप रूल मतलब यहाँ पर KVL की बात की जा रही है। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ को ही हम किर्चॉफ्स लूप लॉ भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बात KVL की ही कर रहा है, यहाँ पर बात डेफिनेटली KVL की हो रही है। तो कहता है कि इस पर्टिकुलर लूप के लिए किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर हम लगाएं तो कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। तो मैंने आपको कई बार कहा है कि आपको किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने के दौरान आपको एक क्लोज्ड लूप के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम को 0 रखना है। एंड जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तब आपको प्रॉपर्ली साइन कन्वेंशन को यूज करना। और साइन कन्वेंशन मैंने आपको कई बार बताया कि रजिस्टर में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट में नेगेटिव। सेल की अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हम नेगेटिव लेते हैं। तो अब आपको B से लेकर के C से लेके D से लेके E से लेके B वापस लौटना है। तो चलिए सेम ऑर्डर में हम किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। तो देखो I2 करंट राइट की तरफ जा रही है और हम भी राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए रजिस्टर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR से हो जाएगा I2 R2 विथ प्लस साइन। मैं पॉइंट C तक पहुंच गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो क्योंकि सेल E2 की पॉजिटिव टर्मिनल मुझे पहले मिल रही है, इसके लिए यहां पर आ जाएगा प्लस E2। अब मैं पॉइंट D तक आ गया, बढ़ते जाऊं तो अब मुझको सेल E3 की नेगेटिव टर्मिनल पहले मिलेगी, इसके लिए माइनस E3। नाउ मैं पॉइंट E तक आ गया। अब जब मैं E से B की तरफ जाऊंगा तो करंट आ रही है नीचे की तरफ, मैं जा रहा हूं ऊपर की तरफ, इसके लिए आ जाएगा साइन माइनस एंड V की वैल्यू हो जाएगी करंट I3 इंटू रेजिस्टेंस R1 और इन चारों का समेशन 0 होना चाहिए। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको दिख रहा है ना। तो हमको मिलना चाहिए प्लस I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3 R1 इक्वल टू 0। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। आपको बिल्कुल किर्चॉफ्स लॉ आना चाहिए।